नमस्कार। आज हम शब्द शक्ति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेंगे शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं और इसके अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा व्यंजक। वाचक शब्द द्वारा व्यंजित अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है। दूसरा होता है लक्षक के द्वारा आरोपित अर्थ लक्षार्थ कहलाता है और तीसरा व्यंजक शब्द के द्वारा प्रकट अन्य अर्थ या व्यंजित भाव व्यंग्यार्थ कहलाता है। तो इन तीनों शब्दों के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति जो वाच्यार्थ को या अभिधेयार्थ को प्रकट करती है। दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति जो लक्ष्यार्थ को प्रकट करती है और तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करती है। पहली लेंगे अभिधा शब्द शक्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार साक्षात संकेतित अर्थ जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। पंडित राम दहिन मिश्र ने कहा कि साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के मुख्यार्थ का, वाच्यार्थ का, संकेतित अर्थ का, सरलार्थ का, शब्दकोशी अर्थ का, नामवाची अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ या अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अतः शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखिए इसका, जैसे दिव्या पुस्तक पढ़ रही है तो इसमें दिव्या किसी बालिका का नाम है जो पुस्तक पढ़ रही है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ मुख्यार्थ जो है वो सरलता से हमारी समझ में आ रहा है। इसी तरह मोहन बांसुरी बजा रहा है, इसमें भी मोहन नाम का लड़का है जो बांसुरी बजा रहा है, सीधा सीधा इसका मुख्यार्थ समझ में आ रहा है, इसीलिए इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरा है फिर लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें समझना है कि जो अभिधा शब्द शक्ति है उसमें तो सरलता से उसका मुख्यार्थ स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है, और जो लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें कोई वक्ता जो कथन कह रहा है उसके द्वारा कहे गए शब्द का मुख्य अर्थ में समझने में बाधा उत्पन्न होती है, तो फिर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला लक्ष्यार्थ का जब बोध होता है तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसमें शब्द 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहली तो होती है शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, दूसरा है शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, और तीसरा है उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन हो। इसका उदाहरण देखिए आप, विद्या तो नीरी गाय है। अब विद्या किसी बालिका का नाम है या स्त्री का भी नाम हो सकता है, तो वो गाय तो नहीं हो सकती,
सीधा इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर गाय शब्द का प्रयोग विद्या का जो आचरण है, उसका जो स्वभाव है, उससे इसको जोड़ा गया है कि गाय के समान विद्या जो है वो सरल, निश्चल और भोले भाले स्वभाव की है। तो यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने के कारण लक्षार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण किया गया, इसलिए इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक रूढ़ा लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। सबसे पहले हम लेंगे रूढ़ा लक्षणा को। जब किसी काव्य रूढ़ी या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। हिंदी के लगभग सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं, पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया। तो इसमें 9-2-11 हो जाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। इसमें जो है एक जो काव्य रूढ़ी है, परंपरा है, उसको परंपरा का जो आधार मुहावरे हैं उसको लेकर के इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस को देख करके इसमें सीधा नहीं कहा गया है। अगर इस वाक्य को ऐसे कहा जाता कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो ये अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर उसके भागने के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है कि पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया, अर्थात वहां से भाग गया। तो इसमें एक परंपरा के आधार पर मुहावरे को लेकर के हम इसका अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है, इसलिए इसमें रूढ़ा लक्षणा है। फिर दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति का है प्रयोजनवती लक्षणा। जब मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्षार्थ का बोध कराता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। रूढ़ा लक्षणा में तो ध्यान रखना है कि काव्य रूढ़ी या परंपरा के आधार पर लक्षार्थ का बोध होता है, और प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन के आधार पर लक्षार्थ का बोध होता है, इसीलिए इसको प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाता है। जैसे मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। यहाँ पर मोहन और किसी अन्य व्यक्ति का संवाद चल रहा है, जिसमें मोहन अपने घरेलू नौकर के विषय में उसे बता रहा है। वो कह रहा है गधा है, मतलब वो गधा शब्द का यहाँ पर उसने अपने नौकर के लिए प्रयुक्त किया है, तो कि वो बहुत बुद्धिमान नहीं है और आसानी से कोई बात उसके समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर एक प्रयोजन के आधार पर अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरी शब्द शक्ति होती है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति वहां पर होती है जहां पर जो उस वाक्य का जो कथन है उसका अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से होता है, बल्कि जिस संदर्भ में वो कथन कहा गया है उस संदर्भ के आधार पर या व्यंग्यार्थ के आधार पर उसका अर्थ स्पष्ट होता है, इसीलिए उसमें व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए इसका एक, पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई। तो यहाँ पुजारी का कथन जो है उसमें सीधा सरल संध्या हो गई, संध्या इसमें जो उसका जो प्रयोजन है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो इसका अर्थ जो है वो व्यंग्यार्थ से निकल रहा है। पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई,
तो संध्या हो जाने से पुजारी का क्या तात्पर्य है? ईश वंदना का समय हो गया है, मंदिर में पूजा अर्चना का समय हो गया है। तो इसमें एक विशेष संदर्भ के अनुसार संध्या के संदर्भ में इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली शाब्दी व्यंजना और दूसरी आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना शब्द से जुड़ी हुई है, आर्थी व्यंजना अर्थ से। तो शाब्दी व्यंजना की परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह पाती, वहां शाब्दी व्यंजना होती है। इसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि उसमें व्यंग्यार्थ में जब कोई एक शब्द विशेष का प्रयोग होता है और उस शब्द को अगर हटा दिया जाए और उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द कोई भी प्रयुक्त कर दिया जाए, तो उसमें जो निहित व्यंजना है वह व्यंजना नहीं रह पाती है, इसीलिए वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है। उदाहरण देखो इसका, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर अगर शाब्दी व्यंजना किसमें निहित है? पानी शब्द में, कि पानी को पानी के जगह अगर हम इसका जल, नीर, तोय, अम्बु, वारी, इनमें से कोई भी इसके लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो इसका अर्थ जो है वह स्पष्ट नहीं होगा और उसकी व्यंजना नहीं रह पाएगी, क्योंकि पानी यहाँ मोती के संदर्भ में मोती की आभ से है, उसकी चमक से है। मानुष के लिए मनुष्य की इज्जत, उसके सम्मान से है, और चून जो है उसके अर्थ में पानी से है। तो अगर पानी का पर्यायवाची कोई भी शब्द हम पर्यायवाची शब्द यहाँ प्रयुक्त करेंगे तो वो जल, मोती का जल से अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, मानुष के संदर्भ में भी नहीं होगा, तो चून के उसमें भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। दूसरी व्यंजना शब्द शक्ति हम लेते हैं आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी बनी रहे, वहां आर्थी व्यंजना होती है। शाब्दी, ये दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको स्पष्ट रखना है, अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है कि शाब्दी व्यंजना में अगर पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है तो उसमें व्यंजना नहीं रहती, शाब्दी व्यंजना वहां पर होती है। और आर्थी व्यंजना में अगर उस शब्द का पर्यायवाची शब्द भी प्रयुक्त कर लिया जाए तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण देखिए, सघन कुंज, छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वहीं, वा यमुना के तीर। तो इनमें अगर इनके शब्दों को बदल दिया जाता है तो उसके शब्दों को बदल देने पर भी इसके अर्थ में समीर की जगह अगर वायु, पवन कुछ भी प्रयुक्त करें, तीर के स्थान पर किनारा प्रयुक्त करें, कूल शब्द का प्रयोग करें, तो इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन लक्षित नहीं होता है। इसका जो अर्थ है ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसीलिए इसमें आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है।